Hello, dear students. Today we will start science biology part. So, in class ninth, chapter number 2, chapter number 1 is about the introduction of the science. So, we skip that one. We are starting from chapter number 2. Chapter number 2 is the cell, the building block of the life. So, let's see what is the cell and what are the functions of the cell. ठीक है चलो. So let's see this one. These are the three buildings. एंड व्हाट इज द कॉमन इन दिस वन. देखिए, सभी डिफरेंट दिख रही है. दे आर लुकिंग डिफरेंट. ठीक है. दे डिफर इन शेप एंड साइज, बट डू दे हैव द एनी कॉमन प्रॉपर्टीज? यस. इन तीनों के बीच में कुछ तो कॉमन लग रहा है आपको. यस, ब्रिक्स लग रही है आपको कि यहाँ पर जो कॉमन है दैट इज द ब्रिक. यहाँ पर जो कॉमन है दैट इज द ब्रिक. है ना. ब्रिक सारी बिल्डिंग पे अंदर लगी हुई है ना. दे आर मेड ऑफ द ब्रिक्स एंड द ब्रिक्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक. है ना. ये ब्रिक को एक के ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक, दूसरी ब्रिक के ऊपर तीसरी ब्रिक रखेंगे तो पूरी की पूरी वॉल बन जाएगी. वॉल से आपके रूम बनेंगे, रूम से बिल्डिंग बन जाएगी पूरी. तो दैट इज द basic building block. Brick is the basic building block. Similarly, there are the millions of the living being in on this earth. बहुत सारे millions अलग अलग टाइप्स के लिविंग बींग हैं. ठीक है. सबके अंदर क्या कॉमन है? सबके साइज, शेप सबका कॉमन है, बट दे आर मेड ऑफ सेम बिल्डिंग ब्लॉक. हमारे अंदर भी सेम बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. क्या है? एंड दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स आर नोन एज द सेल्स. है ना. क्या कहलाएंगे? सेल. बायोलॉजिकल सेल की बात कर रहे हैं हम. ठीक. चलो. तो सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. ठीक है. यही आपके चैप्टर का नाम है. ठीक. सो हाउ डू वी डिफाइन ए सेल? तो सेल इज ए कॉमन. कॉमन है, सबके अंदर है. बहुत ही बेसिक चीज है. तो कॉमन, बेसिक, स्ट्रक्चरल. कोई भी चीज स्ट्रक्चर बनता है किसी का भी. ठीक है. तो छोटी छोटी चीजों से मिलके वो पूरा स्ट्रक्चर बनता है. ढांचा जो बोलते हैं अपन, फ्रेम जो बोलते हैं उसको. तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. तो खाली स्ट्रक्चर नहीं बनेगा. जैसे आपको कार का सिर्फ आपको ये बना के दे दिया जाए, स्ट्रक्चर बना के दे दी जाए कि फ्रेम बना दी है और ऊपर कुछ सीट वगैरह लगा दी है, नीचे व्हील लगा दिया है, बट इंजन नहीं लगाया तो चलेगी नहीं. तो सिर्फ स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है हमें. क्या है? फंक्शनल भी होना चाहिए. क्या है? फंक्शनल. तो सेल क्या है? कॉमन है. फर्स्ट थिंग इज दैट कॉमन इन ऑल लिविंग बीइंग. सेकेंड इज द स्ट्रक्चरल है. थर्ड वन इज द फंक्शनल. दिस इज द फंक्शनल यूनिट. यस, यहाँ पर ये कुछ ना कुछ काम कर रही है, कुछ ना कुछ फंक्शन कर रही है. देर इज सम वर्क. सो सेल इज द बेसिक, कॉमन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग. जितने भी लिविंग बीइंग है सबके अंदर सेल होगा ही होगा. ओके. सो हु डिस्कवर्ड दैट वन? तो इन द ईयर ऑफ 1665, रॉबर्ट हुक, है ना, ऑब्जर्व ए थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क. है ना. कॉर्क मतलब छाल जो होती है, पेड़ की जो छाल होती है, बार्क. है ना. इस टाइप से आपको दिख रही होगी यहाँ पर जो है ये पेड़ की छाल है, बार्क है. ठीक है. मोटी मोटी जो लेयर रहती है बाहर. ठीक. यहाँ से उन्होंने एक लिया है, यहाँ से छाल ली इसको, मतलब यहाँ कॉर्क लिया है, बार्क लिया. एंड सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, इन्होंने खुद ने माइक्रोस्कोप बनाया था, उसको उसके अंदर देखा उन्होंने. मतलब मीन्स एक सिंपल माइक्रोस्कोप था, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था, बट हाँ ये चीज़ों को मैग्नीफाई करके बताता था. तो उसमें उन्होंने देखा. देन ही ऑब्जर्व दैट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जो इन्होंने मैग्नीफाई करके देखा, चीज़ों को बड़ा करके देखा. ठीक है. तो इस टाइप से स्ट्रक्चर उनको दिखा. ठीक है. एंड दिस शो दैट देर इज ए एम्प्टी कंपार्टमेंट. कंपार्टमेंट मीन्स रूम या केबिन जो होते हैं उसको बोलते हैं हम कंपार्टमेंट. या ट्रेन के जो बॉक्स होते हैं उनको भी हम कंपार्टमेंट बोलते हैं. तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर बॉक्स टाइप दिख रहे हैं, अंदर रूम टाइप दिख रहा है, एम्प्टी, खाली है. ठीक है. विच रिसेम्बल्ड
स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम, हनीकॉम जैसा दिख रहा है, जो मधुमक्खियों का छत्ता जो होता है उसके जैसा लग रहा है, ठीक है। ही लेवल्ड देम एज, उसने क्या नाम दिया इसका, सेल। वाई ही गिव द नेम सेल, बिकॉज इन लेटिन सेल मीन्स द स्मॉल रूम्स। लेटिन में इसका मीनिंग क्या है, स्मॉल रूम्स, है ना, स्मॉल रूम जैसे थे, इसलिए उन्होंने नाम दे दिया सेल। और बाद में लोग इसी नाम से उसको यूज करने लगे। तो नाउ वी नो दैट द बायोलॉजिकल सेल, सेल बहुत टाइप के होते हैं। इकोनॉमिक्स में सेल अलग होता है, फिजिक्स में सेल अलग होता है, और यहाँ बायोलॉजी में सेल अलग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म are two types. One is the unicellular and another one is the multicellular. Unicellular means unique, means one, only one, only one. Multi means more than one, more than, more than one, more than one, एक से ज्यादा है, ठीक है, ये सिंगल सेल है, ठीक। सो all functions are carried out by the this single cell। या मल्टीसेलुलर में क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग सेल को डिफाइन किया जाता है, उसको अलग अलग वर्क दे दिया जाता है कि ये इन सेल का काम है, ठीक है, पर्टिकुलर वर्क करना, ठीक। चलो, तो यहाँ पर आपका सिंगल सेल है, ये मेड ऑफ द मोर देन वन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन आर कैरीड आउट बाय द सिंगल सेल, सारे के सारे फंक्शन इसी को करने पड़ेंगे, अकेले को, ठीक है। मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन द सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इट टू द फॉर्म द वेरियस बॉडी पार्ट्स। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं सिंगल सेल के, जैसे ये पैरामीशियम वगैरह है, बैक्टीरिया वगैरह है, ठीक। यहाँ पर फंगी, प्लांट एंड एनिमल्स, ये सारे एग्जांपल हैं मल्टी सेल्यूलर के। सेल थ्योरी, ठीक है, थ्योरी होती है, कोई भी नई टॉपिक होता है, कोई भी नया इन्वेंशन होता है, तो उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है उसको समझने के लिए बहुत सारी थ्योरी डेवलप होती है ना, जो सब साइंटिस्ट अपने अपने हिसाब से थ्योरी देते हैं। एक जो मोस्ट कॉमन होती है वो पॉपुलर हो जाती है, और बाद में जो भी रिसर्चर है या जो भी स्टूडेंट्स हैं उसी थ्योरी को यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है, ठीक है, डिफरेंट थ्योरी उन्होंने प्रपोज की है ना। कुछ थ्योरीज जो फेमस हो गई है वो है ऑल प्लांट एंड एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अलावा 1885 में एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ सजेस्ट किया है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से कोई सेल है वहीं से आया, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया, ऑलरेडी देयर इज ए वन सेल, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या होगा, ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा और एक सेल के दो सेल कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये नए जो सेल बने हुए हैं, ये न्यू सेल जो हैं, ये न्यू सेल कहाँ से बने, ये जो ओल्ड पहले से एग्जिस्टिंग था उससे बने, है ना। तो ये इनका थ्योरी है। तो इस टाइप से बहुत सारी अलग अलग टाइप की थ्योरी है, जो कॉमन थ्योरी होती है वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। सो हाउ टू स्टडी सेल, हाउ टू स्टडी सेल मीन्स मोस्ट ऑफ द, इसका क्या मतलब हो गया यार, यहाँ पर मोस्ट ऑफ सोल सेल आर द स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। ओ, तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सेल जो है इंपॉर्टेंट तो है, बट वी कैन नॉट सी बाय नेक्ड आई, सिंपल आंखों से उसको नहीं देख पाएंगे। अगर सिंपल आंखों से नहीं देख पा रहे तो फिर स्टडी कैसे करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कैसे, ठीक है। देन साइंटिस्ट यूजेज स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द माइक्रोस्कोप। क्या यूज करें उन्होंने, माइक्रोस्कोप, टू स्टडी देम, है ना। तो माइक्रोस्कोप हमें मालूम है, माइक्रोस्कोप क्या है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो चीजों को बड़ा करके बताता है, एक मैग्नीफाई करके बताता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप यूज किया, देखो जो स्टार्टिंग में जो सेल डिस्कवर करा है, ठीक है, जो साइंटिस्ट थे हुक, उन्होंने भी कहीं में देखा है, माइक्रोस्कोप ने देखा है, ठीक, उन्होंने खुद ने अपना एक माइक्रोस्कोप बना रखा था, उसके थ्रू उन्होंने देखा, इनलार्ज करके, मैग्नीफाई करके। यहाँ ऑप्टिक्स लगती है, सारे की सारी जो चीजें होती है वो लेंस, मिरर वगैरह इस टाइप से यूज होते हैं, सारे का सारा क्या कहलाएगा, ऑप्टिक्स, है ना, क्या कहलाएगा, ऑप्टिक्स। तो ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक। अब ये तो समझ में आ गया कि ठीक है सर, हमें क्या है कि स्टडी करनी है सेल की, सो वी नीड ए माइक्रोस्कोप, है ना, एंड वी कैन नॉट सी द सेल बाय द नेक्ड आई, बट वाई, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम कितनी छोटी चीज देख पाएंगे अपने आंखों से, तो देखते हैं। देर इज सम लिमिट,
लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, नया टर्म है आपके लिए। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, तो द ह्यूमन आई कैन डिस्टिंग्विश टू सेपरेट ऑब्जेक्ट ओनली इफ दे आर एटलीस्ट 0.1 mm अपार्ट। दो चीजें जो है, एक चीज आपने इधर रखी है और एक चीज आपने इधर रखी है। अब मेरी आंखों से ये दोनों चीजें अलग अलग दिखेगी। कब? कब दिखेगी? when there is a gap between them at least 0.1 mm, एटलीस्ट 0.1 mm। अगर इससे कम गैप हुआ देन मेरे को ये दोनों चीजें एक ही लगेगी, मेरे को अलग अलग नहीं लगेगी, अलग अलग नहीं लगेगी। ठीक है, दैट इज द ए लिमिट, ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक आदमी की नॉर्मल कंडीशन में ये लिमिट है। वेन व्यू फ्रॉम द 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर भी अच्छा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी चीज आपकी आई यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर आई है, और कोई भी चीज बहुत ज्यादा पास में लेके आ जाओगे, कोई भी चीज बहुत ज्यादा पास में लेके आओगे तो आपको वैसे भी धुंधला दिखेगा, बहुत बहुत सी बार धुंधला दिखा। देन क्या है, सेपरेट देखना है नॉर्मली, तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। ये सब चीजें आपकी देखोगे क्लास 10th में जब ऑप्टिक्स पढ़ोगे, और वहां पर हाई डिफेक्ट पढ़ोगे, तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो नॉर्मली आपको 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखना है और दो चीजों को देखना है, अगर वो अलग अलग दिख रही है तो वो 0.1 mm से ज्यादा दूरी पे है। ठीक है, उससे कम दूरी पे उनको रख दिया, 0.1 mm से भी कम डिस्टेंस पे रख दिया, तो वो आपको क्लियर कट डिफरेंट अलग अलग नहीं दिखेगी, अलग अलग वो नहीं देख पाओगे, आपको लगेगा एक ही चीज। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। सो ये हमारी लिमिट है, हम इससे ज्यादा पास की चीजें, दो चीजें पास पास रखी हुई है, अगर इससे भी ज्यादा पास रखी हुई है, ठीक है, तो हम उसको एक अलग अलग करके नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये हमारी ह्यूमन आई की ये लिमिट है। If the two objects are closer than 0.1 mm, they appear as a one single object, है ना। 0.1 mm से पास में रख लिया तो क्या हो जाएगा, सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। mm मिलीमीटर क्या होता है, मिलीमीटर। प्लीज रिमेंबर दैट 1 मीटर जो होता है, ठीक है, उसके जब 100 पार्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। जब उसके 1000 पार्ट करते हैं 1 मीटर के, तो वो हो जाता है मिलीमीटर, क्या हो जाता है, मिलीमीटर। दैट इज द mm, राइट। जब उसके 10⁶ पार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है माइक्रो, क्या हो जाता है, माइक्रोमीटर। जब उसके 10⁹ पार्ट्स कर देते हैं, इतना टाइम्स छोटा कर देते हैं उसको, ठीक है, तो वो हो जाता है नैनो, क्या हो जाता है, नैनोमीटर। प्लीज इसको ध्यान रखना आप। माइक्रोमीटर को डिनोट करते हैं म्यू से, इसका मतलब होता है माइक्रो, और फिर ये मीटर। नैनोमीटर को एन से डिनोट करते हैं, तो एन, और ये मीटर का एम, तो ये नैनोमीटर। ठीक, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना। और एक रफ आइडिया भी आपको होना चाहिए कि 1 मीटर कितना लंबा होता है। ठीक है, कोई लेंथ है तो 1 मीटर की बोल रहे हैं तो कितना डिस्टेंस होगा, लगभग लगभग। ठीक है, आपका हैंड है शोल्डर से, दूसरे हाथ के शोल्डर से आपकी फिंगर तक जो लेंथ होती है, दैट इज द 1 मीटर। एक रफ आइडिया है 1 मीटर का। ठीक, आपके पास जो नॉर्मल स्केल है आपके पास, जिससे आप सारे डायग्राम वगैरह बनाते हो तो वो कंपास में यूज करते हो, वो स्केल का लगभग लगभग डिस्टेंस होता है, उसकी लेंथ होती है कितनी, 15 सेंटीमीटर। जो आप स्केल यूज करते हो, ठीक है, उसकी डिस्टेंस जो होती है वो होती है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, राइट। ठीक है, उसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कितनी लेंथ में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। यहाँ पर आपको दिखा रखा है एक माइक्रोस्कोप है, ये थोड़ा एडवांस माइक्रोस्कोप है जिसमें कंप्यूटर वगैरह लगा हुआ है साइड में। तो जो ये स्क्रीन होगी, यहाँ पर आपको उसकी इमेज दिखेगी, मैग्नीफाइड इमेज दिखेगी आप। ठीक है चलो, अब यहाँ से एक थोड़ा सा रफ आइडिया वो लगाते हैं। यहाँ पर देखें आप, जैसे ये चिकन एग है, जो मुर्गी वगैरह का अंडा होता है, ठीक है, उसका साइज देखिए आप, 0.1 मीटर से छोटा है, 0.1 मीटर से छोटा है। ठीक है,
0.1 मीटर मीन्स 10 सेंटीमीटर, कितना है? 10 सेंटीमीटर। और ये लगभग लगभग 50 पे आ रहा है, यहाँ हाफ पे आ रहा है, मीन्स इसका जो हाइट है लगभग लगभग कितना है? 5 सेंटीमीटर करीब है। कितना है? 5 सेंटीमीटर के करीब है, 5 सेंटीमीटर करीब करीब इसका है। ठीक है। जो फिश का एग है, फिश का एग आप देखो तो 1 2 3 4, ठीक है, लगभग लगभग कितना आ रहा है? 4 mm मिलीमीटर आ रहा है। ठीक है। और जो अमीबा है, ठीक है, उसका जो साइज देखेंगे अपन, तो यहाँ से देखिए माइक्रोमीटर से, ठीक है, तो माइक्रोमीटर के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है। और जो एनिमल्स हैं उनके जो सेल है, एनिमल्स और प्लांट सेल, ये 1 माइक्रोमीटर से भी छोटे हैं, 100 माइक्रोमीटर से भी छोटे हैं। वन मतलब ये वाला तो आपका 1 mm से छोटा है और 100 माइक्रोमीटर से बड़ा है। ठीक है। और जो सेल है उनका जो साइज है वो कितना है? कितना दिख रहा है आपको? 10 mm से ज्यादा, माइक्रोमीटर से ज्यादा। तो 100 माइक्रोमीटर और 10 माइक्रोमीटर के बीच में वो सेल आएगा। ठीक है। अब यहां से आप देखें, अगर मैं मान लेता हूँ 10 माइक्रोमीटर से बड़ा मान लेता हूँ, सपोज मान लिया मैंने 50 माइक्रोमीटर। कितना ले लिया? फिक्री 50 माइक्रोमीटर। देखो ये 100 और 10 के बीच में है, तो मैंने 50 ले लिया। चल, अब 50 रखा मैंने, इंटू ये जो होता है माइक्रो, तो इसका मतलब होता है 10 की पावर -6। 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। तो मैं इसको 2 पार्ट में लिख देता हूँ, 1 2 3, और एक और बार लिख देता हूँ, 1 2 3। ठीक है, 6 हो गया। और ये मीटर का मीटर। अभी 10 से 10 कट गया। ठीक है। अब इसके बाद कितना आएगा? एक जीरो और जाएगी तो क्या आ जाएगा? 0.5। और एक और जीरो जाएगी तो कितना आएगा? 0.05। अभी ये 30 बची हुई है, 30 बची हुई है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, मीटर। ठीक है। और 1/1000 का मतलब हो गया मिली। तो इट मीन्स यहाँ पर कितना साइज आ गया? 0.05 मिली, और फिर ये मीटर। ठीक। नाउ यू कैन सी दैट, ठीक, अवर आई रेजोल्यूशन इज द, अवर लिमिट, our eye limit is eye limit is to differentiate only if they are separated by 0.1 mm। 1 mm से छोटी होगी तो हम उसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे। बट यहां पर आपको क्या दिख रहा है? इससे भी छोटी दिख रही है, इससे भी छोटी दिख रही है। यहाँ जो सेल का साइज आया है वो देखो कितना आ रहा है? 0.05। 0.05 मतलब इसका हाफ, इसका हाफ। अभी इसमें मल्टीप्लाई 2 का करें तब जाके ये बनेगा, तो उसका हाफ है। इट मीन्स जब यही नहीं दिख रहा है, इससे नीचे कोई चीज दिखेगी नहीं आपको व्यवस्थित, तो आप इसको कैसे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। सो दैट्स वाई वी नीड माइक्रोस्कोप टू स्टडी सेल, टू स्टडी सेल। ठीक है। चले आगे बढ़े। चलो। सो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। चलो, रिकॉर्डिंग हो रही है। ये सब चीजें आपको थोड़ा व्यवस्थित नोट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें हैं सब आपके लिए ही हैं। तो मोस्ट ऑफ द सेल आर मच स्मॉलर देन द 0.1 mm, ये हमने देख ही लिया पर्टिकुलरली उसके एग्जाम्पल के थ्रू। ये आपकी बुक के अंदर दे रखा है, टेबल वहीं से लिया है। देयरफॉर दे कैन नॉट बी सीन विदाउट द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब उसको टर्म है, मैग्निफिकेशन मीन्स, मैग्निफिकेशन मीन्स कितना बड़ा करके दिखा रहे हैं। ठीक है। एक होता है मैग्निफिकेशन फैक्टर, MF, या सिंपल M से भी नोट कर सकते हैं, या MF भी लिखते हैं। मैग्निफिकेशन फैक्टर वो क्या होता है? साइज ऑफ, साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज क्या है? डिवाइड बाय साइज ऑफ, साइज ऑफ, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये वैसा ही है, सिमिलर, जैसे हम ग्राफ में लेते हैं ना, ग्राफ जब बनाते हैं,
मैथमेटिक्स में ग्राफ बनाते हैं तो हम इस वहां पर स्केलिंग करते हैं, नहीं करते हैं? स्केलिंग करते हैं, वो कि वही है कि हमारा ग्राफ 1 सेंटीमीटर कितना बताएगा। हमारा ग्राफ 1 सेंटीमीटर, अगर हम यहाँ पर इंडिया का मैप बना रहे हैं, ठीक है, तो हमारे ग्राफ के अंदर 1 सेंटीमीटर एक्चुअल डिस्टेंस कितना बताएगा, कि ये लगभग लगभग आपका 1 सेंटीमीटर किसके बराबर बताएगा, एक्चुअल में कितना बताएगा, 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपकी स्केलिंग हो जाएगी। अगर आप एक छोटे से ग्राफ पेपर पे पूरे इंडिया का मैप बनाना चाहते हो तो आपको इस लेवल की स्केलिंग लेनी पड़ेगी, इस लेवल की स्केलिंग लेनी पड़ेगी। तो वो स्केलिंग में जैसा करते हैं वैसा वैसा ही यहाँ पर मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन मतलब जो ऑब्जेक्ट ओरिजिनल है उसका कितना टाइम्स आपको उसकी इमेज दिखेगी। ठीक है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटा है, बट आपको इसकी स्टडी करनी है, देन यू नीड इन लार्ज व्यू। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप, जो आपको मैग्नीफाई करके देता है, मैग्नीफाई करके देता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। ह्यूमन चिक सेल इज 0.05, देखो हमने जो निकाला है वो यही है। ठीक है, 0.05 mm। एंड रेड ब्लड सेल, आरबीसी, ठीक है, ये आपका है 0.007 mm। ये और भी छोटा है। ये और भी छोटा है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आपको दो माइक्रोस्कोप दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप मीन्स बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इसमें यूज नहीं करिए, सिंपल वे में जो स्टार्टिंग में आए थे वो वाले हैं, या आपको लैब वगैरह में मिल जाते हैं। यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, जो रे डायग्राम्स वगैरह होते हैं या रे ऑप्टिक्स हैं उसके बेसिस पे यहाँ पर बनाते हैं। तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर सकते हैं फॉर जनरल स्टडी। बट बहुत छोटी कोई चीज है तो देन इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उतना बड़ा इमेज बना के देगा नहीं आपको। देन वी हैव टू गो सम एडवांस वर्जन। सो एडवांस वर्जन में आपका आएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर इसका इनलार्ज करके व्यू बता रहा है और यहाँ पर इमेज बना रहा है। ठीक है, सो apart from the light microscope the scientists also use the powerful, नाम देखो इसका, पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट रिवील द फाइन डिटेल ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। रिवील मतलब बताता है आपको, ठीक है, उजागर करता है, ठीक है, बाहर निकाल के देता है, बताता है। तो फाइन, फाइन मतलब बहुत छोटी छोटी डिटेल्स, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। दिस इंस्ट्रूमेंट यूज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ द लाइट टू प्रोड्यूस हाईली मैग्नीफाइड इमेज। है ना, कौन सी इमेज बनाता है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज, बहुत ही छोटी चीज की बहुत बड़ी इमेज बना के देगा। ठीक है, तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज अलाउिंग अस टू सी सेल स्ट्रक्चर एट द नैनोमीटर स्केल विथ रिमार्केबल क्लैरिटी। ठीक है, नैनोमीटर स्केल मैंने आपको बता ही दिया। नैनोमीटर मतलब आप कोई भी 1 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको अगर हम डिवाइड कर दें 10⁹ से, इतने पार्ट कर दें, ठीक है, देन जो साइज आएगा दैट इज द नैनोमीटर। नेक्स्ट वन इज द शेप ऑफ शेल्स। है ना, किस किस टाइप के शेप होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के शेप होते हैं। हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं डिफरेंट शेप्स। है ना, तो डिफरेंट सेल हैव द डिफरेंट शेप डिपेंडिंग अपॉन दियर फंक्शन। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है राउंड शेप के हो सकते हैं, ठीक है, जैसे एग शेल। डिस्क शेप के भी हो सकते हैं, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी हमने देखे थे डिस्क शेप का, है ना। स्पिंडल शेप के भी हो सकते हैं, मसल सेल, और आपके ब्रांच वाले हो सकते हैं, नर्व। है ना, जैसे ये आपका नर्व वाला दे रखा है, यहाँ बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई है, एक इधर निकला हुआ है, एक इधर निकला हुआ है, एक इधर निकला हुआ है, इस टाइप से ब्रांचेस निकली हुई है। ठीक है, तो ये अलग अलग शेप होते हैं किसके, सेल के, सेल के शेप है अलग अलग। ठीक, चलो। ये वाला भी आपने देखा है क्लास 8th में, स्पर्म वाला था। ठीक, चलो, और भी इनके शेप के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक, चलो। सेल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द सेल इज मेड ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक, ठीक है, यहाँ पर सेल वॉल है, ठीक है,
फिर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है एंड सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है। अब यहाँ पर सेल वॉल के लिए क्या बोला है, फाउंड ओनली इन द प्लांट, तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट के अंदर मिलेगा। मीन्स जो एनिमल सेल है और प्लांट सेल है, थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा, उसके बारे में पूछते भी हैं। एक मेजर डिफरेंस आपको यहीं से मालूम पड़ गया कि जो प्लांट सेल होंगे उनके बाहर की लेयर में एक क्या रहेगी, अलग से वॉल रहेगी, अलग से दीवार रहेगी, अलग से लेयर रहेगी, दैट इज नोन एज द सेल वॉल। बाकी ये जो थ्री टर्म्स हैं वो तीनों दोनों में मिलेंगे, प्लांट सेल में मिलेंगे और एनिमल सेल में भी मिलेगा आपको। ठीक है। सो लेट्स सी वन बाय वन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। मेम्ब्रेन इज नथिंग बट इट इज ए टाइप ऑफ लेयर, एक लेयर होती है, एक पर्दा टाइप लेयर होती है। ठीक है, जो बाउंड्री का काम करती है कि इधर से भैया उधर कौन जा पाएगा और कौन नहीं जा पाएगा। जैसे कि अपने कोई छन्नी वगैरह होती है, उसमें जैसे कुछ चीजें रह जाती है एक साइड में, दूसरी चीजें निकल जाती है, तो उसी टाइप से यहाँ पर एक मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं, मेम्ब्रेन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है। चलो यार हटा देते हैं। चलो, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बाउंड्री 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 पे जो है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, इज द थीन आउटर कवरिंग, एक टाइप से क्या है, कवर है। ठीक है, सेल के लिए क्या है, कवर है, आउटर लेयर सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये सेल के अंदर जो आपको दिख रहे हैं बहुत सारी कंटेंट्स, ये किससे अलग कर रहा है, ये आउटर इन्वायरमेंट से अलग कर रहा है। ये आपका सेल का अंदर वाला पार्ट है और ये बाहर का इन्वायरमेंट है। ठीक है। तो इन दोनों को कौन कर रहा है अलग, ये एक टाइप से बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री बनी हुई है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये इन दोनों को अलग अलग कर रहा है। ठीक, ये आपको दिख ही रहा है ना। तो ये दोनों अलग अलग पार्ट कर दिए इसने, कि बाहर का एनवायरनमेंट अलग है और सेल के अंदर का एनवायरनमेंट अलग है, प्रोटेक्टेड बाय सेल मेम्ब्रेन। जैसे हम अपना घर बना लेते हैं, ठीक है, और घर के अंदर रहने लगते हैं, बाहर का एनवायरनमेंट का इम्पेक्ट अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, या बहुत ज्यादा इम्पेक्ट नहीं आ रहा है, बाहर बारिश हो रही है लेकिन अंदर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हमको प्रोटेक्ट किया है ये वॉल ने और रूफ ने, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गया एक टाइप से। चलो, तो the plasma membrane is a flexible and is made of the organic molecules called the lipids and the protein। ठीक, तो फर्स्ट थिंग इज रिमेंबर दैट दिस इज द फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है ना, एंड काई से मिलके बना हुआ है, लिपिड्स एंड प्रोटीन। अभी लिपिड्स क्या है भाई, अब ये सब चीजें अपने को समझने के लिए है ना, कि उसको इन लार्ज वे में देखेंगे तो किस टाइप का दिखेगा। तो ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, जो कॉर्न के जैसे जैसे दाने दिख रहे हैं, मक्की के दाने टाइप, ठीक है, दिस इज द लिपिड्स। ठीक है, और दूसरे जो आपको ये दिख रहे हैं थोड़े से ब्राउन कलर में, दैट इज द प्रोटीन, ये क्या है, प्रोटीन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, है ना। देखो, सबको परमिट नहीं कर रहा है, ठीक है, अलाउ परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब मटेरियल, कुछ को परमिट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, सेलेक्टिवली, कि भाई साहब ये जाए लोग जा सकते हैं, ये लोग नहीं जा सकते हैं, तो सिलेक्टिवली। या इसको हम सेमी परमिएबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आधे लोगों को जाने दे रहा, आधे लोगों को नहीं जाने दे रहा, आधी चीजों को जाने दे रहा, आधी चीजों को नहीं जाने दे रहा, कुछ कुछ सेलेक्टिवली है उनको जाने दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजों को अलाउ कर रहा है बाहर जाने के लिए और अंदर जाने के लिए। It also prevent the movement of the some other materials. Therefore, the plasma membrane is called the selectively permeable membrane। क्या कहलाएगी, selectively permeable membrane। selectively कुछ कुछ चीजें सेलेक्ट कर रखी, उनको जाने देगा अंदर या उनको बाहर आने देगा, इसलिए इसका नाम दिया है selectively permeable। परमिट मतलब परमिट करना, परमिट करना समझते हो, किसी चीज को जाने देना है, परमिशन देना, दैट इज द permeable। सो हाउ डज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। चलो, यहाँ पर एग्जांपल ले लिया सेल का। फॉर एग्जांपल, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द सेल इंक्रीजेस, ठीक है, देन
द कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट द सेल बाय डिफ्यूजन, है ना। अगर अंदर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है तो वो क्या करेगी, बाहर की तरफ आना स्टार्ट कर देगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगी। एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, हाई कंसेंट्रेशन, कोई भी चीजें हाई कंसेंट्रेशन जहां पर ज्यादा है, कंसेंट्रेशन जहां पर ज्यादा चीजें हैं, हाई कंसेंट्रेशन से किधर की तरफ जाना, लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाना। ठीक है, कंसेंट्रेशन की तरफ जाना, दैट इज नोन एज द डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन कहलाएगा। ठीक है, इन जनरल। ठीक है, ये सभी के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, डिफ्यूजन हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाना। ठीक है, चलो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, अंदर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन इनसाइड ज्यादा है, तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। चलो, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बाहर जाता है, यहाँ 4 दिख रहे हैं ऑक्सीजन बाहर, अंदर 3 देख रहे हैं। तो अब क्या होगा, अंदर जाएगा कौन, ऑक्सीजन, क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन मूव करेगा कहाँ, अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो वो बाहर की तरफ मूव करेगा, बाहर की तरफ। बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा कौन, ऑक्सीजन, कौन मूव करेगा, ऑक्सीजन मूव करेगा। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं, ये आपका लिखने में इजी रहेगा, अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल, है ना। तो यहाँ पर वाटर का ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। लेट अस सी हाउ द एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक प्लेस इन सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। स्पेशली यहाँ पर वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वॉल के थ्रू, एक मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वो भी एक टाइप से डिफ्यूजन है। बट स्पेसिफिक वाटर के लिए जो डिफ्यूजन होता है उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। प्लीज रिमेंबर दिस वन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। चलो इसमें देखने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा व्हेन द सेल इज द प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, मींस द मीडियम सराउंडिंग द सेल, अगर सेल और उसके सराउंडिंग हैज द सेम वाटर कंसेंट्रेशन, जितना कंसेंट्रेशन सेल के अंदर है उतना ही बाहर जिसके अंदर उसको रखा हुआ है उतना ही बाहर भी कंसेंट्रेशन है वाटर का। ठीक, देन यहाँ पर कंसेंट्रेशन वाटर का और यहाँ सेल के अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन दोनों का देखा अपन ने, तो यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं होगा क्योंकि दोनों के पास इक्वल कंसेंट्रेशन है। सो इन दिस केस देर इज नाइदर एंट्री ऑफ द वाटर इन द सेल और एग्जिट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सेल, सो देर इज नो एनी एक्सचेंज ऑफ वाटर, नो एनी एक्सचेंज ऑफ वाटर, नहीं अंदर जाएगा वाटर, नहीं अंदर से बाहर आएगा, सेल से बाहर आएगा। सो नो एनी एक्सचेंज ऑफ वाटर, सो द सेल रिमेन्स फ्लेसिड। फ्लेसिड मतलब जैसा था वैसा का वैसे रहेगा। ठीक है, थोड़ा सॉफ्ट टाइप का रहता है तो सॉफ्ट ही रहेगा। ठीक है, सॉफ्ट एंड वीक। अब अगर अगर हमने कंडीशन चेंज कर दी, हमने अब कंडीशन चेंज कर दी, इफ द सेल इज प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा। अभी हाइपोटोनिक क्या है, मीडियम सराउंडेड द सेल हैज द हायर वाटर कंसेंट्रेशन देन दैट ऑफ द सेल्स। ठीक है, सेल से ज्यादा कंसेंट्रेशन है, जैसे अपन क्या करते हैं, रात में आलमंड्स होते हैं, बादाम होते हैं, उनको गला देते हैं तो सुबह होते होते क्या हो जाता है, ठीक है, वो फूल जाता है क्योंकि कंसेंट्रेशन जो ग्लास भरी है आपने या कटोरी जिसमें आपने जो आलमंड्स गलाए हैं तो उस कटोरी के अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है कंपेयर टू जो आलमंड्स गलाए हैं सूखे आलमंड से, उसके अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन कम है। ठीक है, तो अगेन हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन जाएगा एंड वाटर इंटर इनसाइड द सेल, सेल के अंदर की तरफ चला जाएगा, वाटर क्या चलेगा, सेल के अंदर की तरफ चला गया। एंड ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा, स्वेलअप, है ना, थोड़ा सा फूल जाएगा, स्वेलअप। राइट, तो हम देखते हैं सुबह बादाम फूला हुआ आपको मिलता है। सो द सेल बिकम द टर्गिट, है ना, टर्गिट का मीन swollen, ठीक है, फूला हुआ आपको दिखेगा। चलो नेक्स्ट, हाइपरटोनिक, है ना।
हाइपोटोनिक का मतलब क्या आता है? मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज द लोअर वाटर कंसेंट्रेशन। लोअर वाटर कंसेंट्रेशन क्या है? लोअर वाटर कंसेंट्रेशन। ठीक है। जैसे कि अपने किशमिश वगैरह होती है, वो काई की बनी होती है? ग्रेप्स की बनी होती है। ठीक है, ग्रेप्स की बनी होती है। अब ग्रेप्स के अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन हाई है, और इस ग्रेप्स को कहाँ रख दिया हमने? सुखाने के लिए रख दिया। बाहर का इन्वायरमेंट में जो है वाटर का कंसेंट्रेशन कम है, तो ये ग्रेप्स के बाहर की तरफ जाएगा, वाटर बाहर की तरफ चल जाएगा, और ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, और इसके अंदर से वाटर कंसेंट्रेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, और थोड़ा सिकुड़ जाएगी ये। ठीक है, मीन्स श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। ठीक। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? हाइपोटोनिक का। हाइपोटोनिक का। तो इन दिस केस मूवमेंट, मूव द वाटर फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम सेल टू द आउट, सेल टू द आउट, बाहर की तरफ जाएगा, सेल से बाहर की तरफ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वाटर कम्स आउट साइड ऑफ द सेल, एंड इट, दिस सेल श्रिंक अप। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक नेम है, इसका याद रखना आप। ठीक है, श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। यहाँ पर देखो आप, सेल क्या हो गया? श्रिंक हो गया। सेल क्या हो गया? श्रिंक हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो श्रिंक हो गया। चलो, एंड सो दिस सेल बिकम द प्लाज्मोलाइज्ड, है ना? प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, श्रिंक हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया? सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया। राइट। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देखना चाहें तो देख सकते हैं, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक, है ना? तो फर्स्ट है हाइपोटोनिक, जो आउटसाइड से सेल के अंदर जा रहा है। ठीक है, दैट इज द हाइपोटोनिक, है ना? चलो, हाइपरटोनिक में क्या होगा? हाइपरटोनिक में सेल से बाहर की तरफ जा रहा है, और सेल क्या हो जाएगा? थोड़ा सिकुड़ जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, हाइपो, हिप्पो, याद रखना नाम। ठीक है, हिप्पो। ठीक है, हिप्पो थोड़ा मोटा मोटा सा होता है, या ऐसे भी याद रख सकते हो, हैप्पी। ठीक है, कोई हैप्पी है तो थोड़ा सा आराम से क्या होगा? ठीक है, मोटा ताजा हो जाएगा, बढ़िया। ठीक। चलो, इसको भी याद रख सकते हो, हाइपर टेंशन, है ना? हाइपर टेंशन, टेंशन हो रही भाई को, तो सुख होता जा रहा है टेंशन में भाई। ठीक है, चलो, ये सब हम देख ही चुके हैं, है ना? चलो, सो द मूवमेंट ऑफ वाटर, यहाँ पर आप देख सकते हो, द मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस नॉन एज द ऑस्मोसिस। क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? ऑस्मोसिस कहलाएगा। हाउ डू यू डिफाइन द ऑस्मोसिस? ठीक है, चलो ऑस्मोसिस को डिफाइन कर देते हैं, क्या है ऑस्मोसिस? The passage of water from a region of higher water concentration through a selectively permeable membrane. ठीक है, it means plasma membrane to a region of low water concentration is called the osmosis. ठीक है, तो this is similar to the diffusion. ठीक है, higher concentration to low concentration, but this is a specific process for water, so it is known as the osmosis. Right? चलो, it is the pure mechanical process, so does not require any energy. कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, जो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज सेल, हाउ इट इज डिस्कवर, एंड इट्स साइज, एंड टू स्टडी द सेल व्हाई वी नीड माइक्रोस्कोप। ये सब चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी है। आप प्लीज़ इसको एक बार देखो, और जो नोट बनाने हैं वो नोट्स बनाओ आप इसके। ठीक, प्लीज़ रिमेम्बर दिस। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि जो बायो वाला पार्ट है, बायोलॉजी वाला पार्ट है, बायोलॉजी वाले पार्ट में आपको क्या करना है? बायोलॉजी वाले पार्ट में आपको करना है क्या है? आपको डायग्राम व्यवस्थित बनाना है। डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, केमिस्ट्री वाले पार्ट में आपको क्या करना है? केमिस्ट्री वाले पार्ट में आपको केमिकल इक्वेशन सही से लिखनी है। केमिकल इक्वेशंस क्या है? केमिकल इक्वेशंस आपको सही से लिखनी है। और जो फिजिक्स वाला पार्ट है, फिजिक्स वाले पार्ट में आपको क्या ध्यान रखना है?
फॉर्मूले जो होते हैं, ठीक है, फॉर्मूले जो होते हैं, कैलकुलेशन जो होती है, उसको थोड़ा सा व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलो। आप इसको नोट करो और बुक से भी इसको पढ़ो, चैप्टर नंबर 2 को। और कोई डाउट हो तो आप पूछते रहो क्लास में।